इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के लिए 2020 एक ऐसा साल रहा था जहां काफी अपॉर्चुनिटीज रही। कई सारे स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स मल्टीफोल्ड हुए। एक तो जो कोविड पैनिक आया था उसके एक्सट्रीम फियर की वजह से, दूसरा इंडस्ट्री टेलविंड्स। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 ऑनवर्ड्स इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के लिए काफी टफ टाइम रहा है। ये प्रेशर काफी एविडेंट था और इसी वजह से कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस आया। 2024 के पहले हाफ तक मार्जिन्स वापस इंप्रूव होने लगे, जो एक रिकवरी साइकिल का इंडिकेशन था। आज हम 3 ऐसे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को देखेंगे जो इस टफ फेज से निकलकर जहां पिछले 6 महीने से मार्केट गिर रहा है, ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। चलिए एक डीप डाइव करते हैं और केमिकल सेक्टर स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। पहला स्टॉक है यूपीएल। अगर आप एग्रीकल्चर और केमिकल सेक्टर को क्लोजली देख रहे हैं तो एक नाम जो बार बार सुनने को मिलता है, यूपीएल लिमिटेड। ये सिर्फ एक एग्रोकेमिकल कंपनी नहीं है बल्कि 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है ग्लोबली। यूपीएल ने अपने बिजनेस को 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स में रीस्ट्रक्चर किया है। ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन यूपीएल कॉर्प, इंडिया फोकस्ड एग्री सॉल्यूशंस, ग्लोबल सीड्स एडवेंटा जो 80+ कंट्रीज में प्रेजेंट है, और स्पेशलिटी केमिकल्स। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 24 में काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था, which makes it necessary for us to look into the last year financials। अगर कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखें तो क्लियरली इंटरनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन का बोलबाला है, 72% ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब सीधा सिंपल ग्लोबल मार्केट्स पे हैवी रिलायंस है। ये ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेंड, सप्लाई चेन इश्यूज और करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से काफी इंपैक्ट होता है। फाइनेंशियल्स में ईयर ऑन ईयर टर्न अराउंड आया है। सबसे पहले लास्ट ईयर के 3rd क्वार्टर में क्या हुआ है वो समझते हैं। Q3 फाइनेंशियल ईयर 24, जिसमें कंपनी को एक मेजर रियलिटी चेक मिला। रेवेन्यू 28% गिरा 9,887 करोड़ रुपीस तक। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट 54% कोलैप्स हुआ 2,689 करोड़ पे, और एबिटा तो 86% गिरकर सिर्फ 416 करोड़ रह गया। मतलब एक साल पहले जो डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे थे वो सडनली नेगेटिव जोन में चली गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ? प्राइसिंग प्रेशर एंड पोस्ट पेटेंट क्रैश। चाइना से सस्ते ऑल्टरनेटिव्स मार्केट फ्लड कर रहे थे, जिसकी वजह से पोस्ट पेटेंट प्रोडक्ट प्राइसेस 24% तक कोलैप्स हो गए। पोस्ट पेटेंट मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनके पेटेंट लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं एंड आर नाउ टू फ्री टू मैन्युफैक्चर एंड सेल। रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हैवी स्टॉकिंग किया था Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में, लेकिन डिमांड स्लो होते ही वो स्टॉक्स क्लियर नहीं हो रहे थे। ये लो चैनल डिमांड और डिस्काउंट प्रेशर का एक मेजर रीजन बना। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 पे, और ये फुल रिकवरी का मोमेंट था। रेवेन्यू 10% ग्रो करके 10,907 करोड़ तक आ गया। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट 66% जंप कर गया 4,476 करोड़ तक। एबिटा 420% बढ़ के 2,163 करोड़ हो गया। एक साल पहले जो एबिटा मार्जिन सिर्फ 4.2% था, वो अब 19.8% तक पहुंच गया। मतलब ये एक फुल स्केल फाइनेंशियल टर्न अराउंड था। अब सवाल ये उठता है, कैसे? सबसे पहली वजह थी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। सेल्स 9% तक बढ़ी और लैटिन अमेरिका और यूरोप ने इस बार लीड लिया। ब्राजील और यूरोप के प्रीमियम फंजिसाइड्स ने मैसिव ट्रैक्शन दिखाया। दूसरी वजह थी प्राइसिंग पावर का वापस आना। प्राइस रियलाइजेशंस में 5% का जंप आया, जो प्राइमरीली डिफरेंशिएटेड और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि एनपीपी यानी कि न्यू प्लांट प्रोटेक्शन के ज्यादा सेल्स होने की वजह से पॉसिबल हुआ। कंपनी ने पिछले एक साल में COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिड्यूस किया और रिबेट नॉर्मलाइजेशन से मार्जिन्स इंप्रूव हुए। पिछले साल हाई रिबेट्स मार्जिन्स को काट रहे थे, लेकिन अब ये स्टेबलाइज हो गया है। फॉरेक्स एंड टैक्स रिवर्सल्स ने बूस्ट दिया Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में। 613 करोड़ रुपीस का FX लॉस था, जो इस क्वार्टर सिर्फ 108 करोड़ रुपीस रह गया। साथ ही 592 करोड़ रुपीस का टैक्स रिवर्सल कंपनी के नेट प्रॉफिट को और बूस्ट दे रहा है। साथ ही साथ नेट डेट Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में $3,021 मिलियन तक आ गई, जो कि सितंबर 24 से $264 मिलियन कम है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल हुआ?
वाल इसका क्रेडिट जाता है लोअर इन्वेंट्री लेवल्स और टाइटर क्रेडिट कंट्रोल को। अब जरा कुछ हेडविंड्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहला चैलेंज है लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस सीजनल होता है, पेमेंट्स पोस्ट हार्वेस्ट आती हैं, जिस वजह से रिसीवेबल साइकिल स्ट्रेच रहती है। लैटिन अमेरिका जैसे मार्केट्स में क्रेडिट साइकिल्स लंबी हैं, जो वर्किंग कैपिटल प्रेशर को बढ़ाता है। दूसरा फैक्टर है फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल, जो डेट के इम्पैक्ट से मॉडरेट बना रहता है। अरिस्टा एक्विजिशन के बाद डेट पीक पे पहुंच गया था और अभी भी लेवरेज हाई है, लेकिन बेटर कैश जनरेशन और डाइवेस्टमेंट से नेट डेट टू एबिटा रेशियो फिस्कल 25-26 तक स्टेबलाइज होने की उम्मीद है। और तीसरा मेजर रिस्क है रेगुलेटरी और मॉनसून डिपेंडेंसी। एग्रोकेमिकल सेक्टर में नए रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल पॉलिसीज और मॉनसून साइकिल्स का इम्पैक्ट पड़ता है, जो डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी को अनप्रिडिक्टेबल बना सकता है। हमारा दूसरा स्टॉक है एसआरएफ। एसआरएफ लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड केमिकल्स बेस्ड कंपनी है जो मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री लीडरशिप, आर&डी कैपेबिलिटीज और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के लिए जानी जाती है। चलिए इनके बिजनेस सेगमेंट्स का ब्रेकडाउन देखते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं। एसआरएफ का सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट है केमिकल्स बिजनेस, जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 42.8% कंट्रीब्यूट करता है और ईबीआईटी का 68.8% जनरेट करता है। ये सेगमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्पेशलिटी केमिकल्स, ये बिजनेस एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए की इंटरमीडिएट्स बनाता है। अब अगर याद हो तो भी डिस्कस्ड 2024 में एग्रो सेगमेंट पे चाइनीज कंपटीशन का प्रेशर रहा, लेकिन अब डिमांड ग्रेजुअली पिकअप हो रही है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस है, जो कंपनी के कस्टमर एंगेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट इज फ्लोरोकेमिकल्स। ये सेगमेंट एसआरएफ का एक लेगेसी बिजनेस है जो रेफ्रिजरेंट्स, फार्मा प्रोपेलेंट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। एसआरएफ इंडिया में एचएफसी रेफ्रिजरेंट्स का डोमेस्टिक लीडर है और ग्लोबली टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में काउंट होता है। फार्मा ग्रेड प्रोपेलेंट्स का डिमांड स्ट्रॉन्ग है और एसआरएफ का पीटीएफई यानी कि फ्लोरोपॉलीमर बिजनेस भी रैंप अप फेज में है। आने वाले क्वार्टर्स में एचएफसी प्रोडक्शन कोटा सिस्टम का एडवांटेज कंपनी को मिलेगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है। स्पेशलिटी केमिकल्स में प्राइसिंग प्रेशर है और फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस एसआरएफ के मार्जिन्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। राहुल जैन की माने तो एचएफसीज का इंपोर्ट इंडिया में हमेशा से होता रहा है और ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन इंडियन एसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है, जो एचएफसी डिमांड को बूस्ट करेगी। अगर डेटा देखें तो अभी इंडिया में एसी डिमांड 15 मिलियन यूनिट्स के आसपास है और ये नंबर सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाने वाला है। इसका मतलब एचएफसीज और स्पेसिफिकली R32 की डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हाँ, मार्केट में नए प्लेयर्स भी एंट्री करने की सोच रहे हैं और R32 एक्सपेंशन के अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, तो मार्केट में कंपटीशन भी होगा, लेकिन ओवरऑल डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने का पूरा चांस है। एसआरएफ का पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 39.7% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17.1% है। इसका मतलब ये एक हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है। एसआरएफ इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीओपीईटी फिल्म्स का और ग्लोबल पैकेजिंग जायंट्स के साथ इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। हंगरी और साउथ अफ्रीका प्लांट्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, लेकिन थाईलैंड में चाइनीज कंपटीशन से प्रेशर बना हुआ है। एल्यूमिनियम फॉयल सेगमेंट में डिमांड इंक्रीज हो रही है और अगर चाइना से इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि एडीडी लगती है तो एसआरएफ के मार्जिन्स और इंप्रूव हो सकते हैं। चैलेंज, पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी ग्लोबल डिमांड सप्लाई साइकिल्स पे डिपेंड करता है और इस टाइम इंडस्ट्री डिमांड सप्लाई मिसमैच फेस कर रही है। फॉयल पैकेजिंग के सेगमेंट में भी एक सिमिलर पैटर्न दिख रहा है जो पीटीएफई में देखा गया।
कंपनी का कहना है कि Q3 में रफली 55% यूटिलाइजेशन रेट था, लेकिन लर्निंग साइकिल एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लंबा चल रहा है। अच्छी बात यह है कि यूरोप और यूएस मार्केट्स में अप्रूवल्स के लिए प्रोडक्ट्स भेजे जा चुके हैं और जैसे ही अप्रूवल्स आएंगे एक्सपोर्ट ट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल्स एसआरएफ का थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस है, जो टायर कॉर्ड फैब्रिक्स, बेल्टिंग फैब्रिक्स और पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न मैन्युफैक्चर करता है। यह सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 14.6% और ईबीआईटी का 11.1% कंट्रीब्यूट करता है। एसआरएफ इंडिया में नायलॉन टायर कॉर्ड मार्केट का 40% शेयर रखता है और ग्लोबली 5th लार्जेस्ट प्लेयर है। पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन बेल्टिंग फैब्रिक सेगमेंट ने लोअर डिमांड और मार्जिन प्रेशर फेस किया है। आने वाले टाइम में हायर मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स VAPs एसआरएफ के लिए की ग्रोथ ड्राइवर होंगे। अदर्स a small but stable contributor। इस सेगमेंट में कोटेड और लैमिनेटेड फैब्रिक्स आते हैं, जो टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 2.9% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक स्टेबल बिजनेस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे लिमिटेड है। लैमिनेटेड फैब्रिक्स का फेस्टिव सीजन में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, लेकिन ये सेगमेंट काफी लो मार्जिन बिजनेस है। कोटेड फैब्रिक्स में एसआरएफ का डोमेस्टिक मार्केट में डोमिनेंस है, लेकिन डिमांड वीक होने की वजह से Q3 में परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुआ। Results overview and financial position। SRF Limited का financial year 25 Q3 और 9-month ended performance overall stable रहा है और फाइनेंशियल पोजीशन भी relatively better हुई है as compared to financial year 24। मार्केट कंडीशंस टफ रही हैं, लेकिन SRF ने अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया है। अगर ग्रॉस ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में 3,491.3 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया, जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के 3,053 करोड़ से 14.4% ज्यादा है। 9-month एंडेड फाइनेंशियल ईयर 25 के क्यूमुलेटिव नंबर्स भी 8.5% का ग्रोथ दिखाते हैं, 10,379.7 करोड़ वर्सेस 9,568.8 करोड़ रुपीस। एबिटा भी स्टेबल रहा। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 का 693.4 करोड़, जो 15.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन्स भी 19.9% पे मेंटेन हुआ है, जो पिछले साल के 19.7% से स्लाइटली बेटर है, लेकिन पैट मार्जिन थोड़ा कंप्रेस हुआ है ड्यू टू हायर इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में पैट 271.1 करोड़ रहा, जो 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 9-month एंडेड फाइनेंशियल ईयर 25 में 724.7 करोड़ रुपीस रिपोर्ट हुआ, जो पिछले साल के 913.5 करोड़ से 20.7% लोअर है। पैट मार्जिन अभी 7.8% है, जो पिछले साल 8.3% था। जहां इंडस्ट्री काफी वॉलेटिलिटी फेस कर रही है, वहां एसआरएफ की फाइनेंशियल रेशियोज अभी भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट डेट टू इक्विटी 0.35 था, जो पास्ट फ्यू इयर्स में स्टेबल रहा है। एसआरएफ का फाइनेंशियल लेवरेज कंट्रोल में है, जो इंडस्ट्री के काफी प्लेयर्स से बेटर पोजीशन दिखाता है। यह इंडिकेट करता है कि कंपनी का डेट बर्डन मैनेजेबल है और बैलेंस शीट हेल्दी है। फाइनेंशियल ईयर 24 का एसेट टर्नओवर रेशियो 0.64 है, जो फाइनेंशियल ईयर 23 के 0.79 से थोड़ा लोअर है, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशंस और कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ये रेशियो लोअर दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेटर एसेट यूटिलाइजेशन दिखने का चांस है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.76 है, जो फाइनेंशियल ईयर 23 के 8.33 से लोअर है। मतलब रिसीवेबल्स का कलेक्शन साइकिल थोड़ा स्लो हुआ है। एसआरएफ का बिजनेस एक्सपेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्लियरली डिफाइन है और अगले कुछ क्वार्टर्स में केमिकल्स, फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट का रोल और भी क्रिटिकल होने वाला है। एग्रोकेमिकल सेक्टर का Q4 काफी बेटर परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है और एसआरएफ की सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा है। एआई यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट्स पे काम एज पर प्लान प्रोग्रेस कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेगा। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स का पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि R&D और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से कस्टमर एंगेजमेंट और मार्केट रीच बढ़ाया जाए, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि प्राइसिंग प्रेशर एक शॉर्ट टर्म चैलेंज बना रहेगा।
एसआरएफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस कर रहा है ताकि मार्जिन प्रेशर्स को ऑफसेट किया जा सके। HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स सेगमेंट का Q4 काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा, जिसमें हायर वॉल्यूम्स और डोमेस्टिक डिमांड का सपोर्ट मिलेगा। CMS यानी कि क्लोरोमीथेन्स का डिमांड और प्राइसिंग अभी स्टेबल है और कंपनी का फोकस है एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करना ताकि ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो। PTFE यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर 26 तक पॉजिटिव ट्रैक्शन डेवलप होने का एक्सपेक्टेशन है, जिसमें एक्सपोर्ट अप्रूवल्स और इंटरनेशनल डिमांड का मेजर रोल रहेगा। एक और मेजर गेम चेंजर होने वाला है HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लांट का कमिश्निंग। ये प्लांट जल्दी ऑपरेशनल होगा, जो SRF के कॉस्ट स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करेगा। लेकिन एक बड़ा कंसर्न ये है कि SRF का हाई कैपेक्स इंटेंसिटी प्रेशर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी 1600 से 1700 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है, जिसमें मेजॉरिटी केमिकल सेगमेंट पे जाएगा। स्पेशलिटी केमिकल्स की प्रॉफिटेबिलिटी सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन और मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, जबकि पैकेजिंग और टेक्सटाइल्स इनहेरेंटली साइक्लिकल बिजनेसेस हैं। साथ ही केमिकल्स और पैकेजिंग फिल्म्स इंडस्ट्री अभी तक एक डाउन साइकिल फेज में थी, जिसमें ग्लोबल इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन और पैकेजिंग फिल्म्स जैसे BOPP, BOPET इनकी ओवर सप्लाई का इम्पैक्ट देखने को मिला है। फुल फ्लेजेड रिकवरी अभी भी Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के बाद ही एक्सपेक्टेड है। अब चलते हैं लास्ट स्टॉक पे, जो कि है नवीन फ्लोरीन। नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड NFIL का बिजनेस मॉडल 3 मेजर वर्टिकल्स पे बेस्ड है। हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स HPP, रेफ्रिजरेंट गैसेस, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स और हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स यानी कि HFO का प्रोडक्शन। इसका कंट्रीब्यूशन टू कंपनीज रेवेन्यू इज एट 955 crores, लगभग 46%। स्पेशलिटी केमिकल्स, हाई वैल्यू फ्लोरोकेमिकल्स का प्रोडक्शन जो फार्मा और एग्रोकेम सेक्टर्स के लिए क्रिटिकल है। इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन स्टैंड्स सेकंड पोजीशन एट अप्रोक्सीमेटली 41%। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CDMO फ्लोरिनेटेड मॉलिक्यूल्स का कस्टम डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में HPP सेगमेंट की रेवेन्यू 22% ग्रो हुई और INR 306 crores तक पहुंच गई। HFO, R22, R32 और इनऑर्गेनिक सोल्स की डिमांड और बेटर प्राइस रियलाइजेशन से ये ग्रोथ आई। याद है R32 की राइजिंग डिमांड की बात। R32 एक्सपेंशन 4500 MT का कैपेक्स 84 करोड़ रुपीस है, जो जल्दी कंप्लीट करने का प्लान था। AHF प्लांट का 450 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट ट्रैक पर है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के स्टार्ट तक ऑपरेशनल होगा। HPP सेगमेंट अभी स्ट्रॉन्ग डिमांड और बेटर प्राइस रियलाइजेशन का बेनिफिट ले रहा है, लेकिन रेगुलेटरी रिस्क और एक्सटर्नल कंपटीशन लॉन्ग टर्म चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से चाइना डिपेंडेंसी कम होगी, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में स्पेशलिटी केमिकल्स का रेवेन्यू 26% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, जो 221 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में एक नया मॉलिक्यूल और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में एक और मॉलिक्यूल लॉन्च होने का प्लान है। स्पेशलिटी केमिकल्स हाई मार्जिन बिजनेस है और नवीन फ्लोरीन की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, लेकिन ग्लोबल एग्रोकेमिकल और फार्मा डिमांड स्लो डाउन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। कंपनी का फोकस स्पेशलिटी केमिकल्स और नीश सेगमेंट्स पे है, जो लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। Contract Development and Manufacturing Organization, that is CDMO. Q3 of financial year 25 में CDMO रेवेन्यू 8% ग्रो हुआ, जो 79 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। यूरोपियन CDMO बिजनेस का रजिस्ट्रेशन फाइनल स्टेज में है और डायरेक्ट डिस्पैच शुरू हो चुका है। US और यूरोपियन कस्टमर्स के नए स्केल अप ऑर्डर्स मिले हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 26 और बियॉन्ड में ग्रोथ ड्राइव करेंगे। CDMO सेगमेंट लॉन्ग टर्म में हाई मार्जिन और स्टेबल रेवेन्यू जनरेटर बन सकता है। US और यूरोपियन रेगुलेटरी अप्रूवल्स का रिस्क बना रहेगा, जो एग्जीक्यूशन और स्केल अप पे इम्पैक्ट डाल सकता है।
अगर हम एक साल पहले Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी एक काफी चैलेंजिंग फेज से गुजर रही थी। सबसे पहले टॉप लाइन ग्रोथ का एनालिसिस करते हैं। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 501.8 करोड़ रुपीस था, जो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 से 11% गिरा था। स्पेशलिटी केमिकल्स और सीडीएमओ बिजनेस ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाया, जो ओवरऑल रेवेन्यू पे इंपैक्ट डाल रहा था। सीडीएमओ सेगमेंट का डाउनफॉल प्राइमरीली डिलेड अप्रूवल्स और क्लिनिकल फेज मॉलिक्यूल्स की वोलेटिलिटी की वजह से रहा। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट ने बेटर रेजिलियंस दिखाया, लेकिन ग्लोबल एग्रोकेमिकल डिमांड स्लो डाउन और प्राइसिंग प्रेशर्स एक चैलेंज बने रहे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 11% तक गिरा, जो फाइनेंशियल ईयर 22 के 19% और फाइनेंशियल ईयर 21 के 23% से काफी नीचे है। उसके कंपैरिजन में Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू 606.2 करोड़ रुपीस रहा, जो 21% का ग्रोथ दिखाता है। मतलब कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड किया है। लेकिन रेवेन्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिटेबिलिटी, जो एक कंपनी की कोर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑपरेटिंग एबिटा 75.7 करोड़ रुपीस था, जो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 से 51% कम था। ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन सिर्फ 15.1% तक गिर गया था, जो एक मेजर कंसर्न था। इस क्वार्टर में रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्राइसिंग प्रेशर्स काफी ज्यादा थे, लेकिन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में एबिटा 147.3 करोड़ हो गया, जो 95% का मैसिव जंप है, और एबिटा मार्जिन 24.3% तक इंप्रूव हो गया है। अब अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर और मार्जिन्स का एनालिसिस करें तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स निकल के आते हैं। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में रॉ मटेरियल कॉस्ट 231.4 करोड़ रुपीस थी, जो रेवेन्यू का 46% था। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 263.16 करोड़ रुपीस तक बढ़ गई, जो रेवेन्यू का 43% है। मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट ओवरऑल बढ़ी है, लेकिन हायर रेवेन्यू और बेटर प्राइसिंग पावर की वजह से मार्जिन्स इंप्रूव हो गए हैं। अगर बॉटम लाइन देखें तो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78 करोड़ रुपीस रहा, जो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 से 27% कम था। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 83.6 करोड़ रुपीस हो गया, जो 7.15% का ग्रोथ है। मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वापस ट्रैक पे आई है, लेकिन अभी भी एक अग्रेसिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे नहीं है। ग्रोथ पोटेंशियल एंड की वीकनेसेस एनालिसिस। कंपनी के सीडीएमओ और हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में नए कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियरली दिखाते हैं कि नवीन फ्लोरीन की फ्लोरीन केमिकल और स्केल अप कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, जो एक मेजर कंपेटिटिव एडवांटेज है। लेकिन बिजनेस में कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस भी हैं, जो ग्रोथ के साथ साथ रिस्क फैक्टर्स भी क्रिएट करते हैं। सबसे पहला मेजर रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, जो फ्लोरोस्पार और क्लोरोफॉर्म जैसे की रॉ मटेरियल्स के प्राइस फ्लक्चुएशन से आता है। फ्लोरोस्पार का ग्लोबल सप्लाई चेन हाईली चाइना डिपेंडेंट है, और उनकी ट्रेड पॉलिसीज और माइनिंग रेगुलेशंस अगर बदलते हैं तो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस और कॉस्ट प्रेशर्स नवीन फ्लोरीन के मार्जिन्स पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। कंपनी ने साउथ अफ्रीकन माइनर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो एक डी रिस्किंग स्टेप है, लेकिन प्राइस ट्रांसमिशन डिले होने की वजह से शॉर्ट टर्म इंपैक्ट अवॉइड नहीं किया जा सकता। साथ ही एंड यूजर इंडस्ट्रीज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स और एग्रोकेमिकल्स साइक्लिकल नेचर के होते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से इंपैक्ट होते हैं। अगर ग्लोबल एग्रोकेमिकल या फार्मा इंडस्ट्री स्लो डाउन करती है तो नवीन फ्लोरीन की सेल्स और मार्जिन्स दोनों पे प्रेशर आ सकता है। एक और क्रिटिकल रिस्क है HCFC 22 R22 रेफ्रिजरेंट गैस का फेज आउट अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाय 2030। नवीन फ्लोरीन का फ्लैगशिप प्रोडक्ट HCFC 22 ओजोन डिप्लीटिंग नेचर की वजह से फेज आउट होने वाला है। कंपनी ने इसका ऑल्टरनेटिव R32 का प्रोडक्शन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 से स्टार्ट कर दिया है, जो फ्यूचर डिमांड फुलफिल करने में मदद करेगा। लेकिन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और डिमांड ट्रांजिशन एक रिस्क फैक्टर बने रहेंगे। डेलॉयट की 2025 आउटलुक के मुताबिक केमिकल इंडस्ट्री ग्लोबल GDP ग्रोथ के साथ मॉडरेट रिकवरी दिखाएगी, लेकिन हाई एनर्जी कॉस्ट और
और जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक चैलेंज बने रहेंगे। ग्लोबल केमिकल प्रोडक्शन 3.5% ग्रो करने की उम्मीद है, लेकिन मैक्रो अनसर्टेनिटीज जैसे हाई एनर्जी कॉस्ट, रेगुलेटरी चैलेंजेस और इंटरनेशनल कंपेटिटर्स की प्राइसिंग एक लॉन्ग टर्म चैलेंज बने रहेंगे। इस साइक्लिकल नेचर की वजह से सेक्टर में वॉलेटिलिटी हमेशा प्रेजेंट रही, लेकिन हाई वैल्यू और स्पेशलाइज सेगमेंट्स का फोकस रखी कंपनीज बेटर पोजीशन रहेंगी। इंडस्ट्री का इनहेरेंटली साइक्लिकल नेचर है, लेकिन जो कंपनीज कॉस्ट एफिशिएंसी, इनोवेशन और नीश पोजीशनिंग पे फोकस करेंगी वही इस साइकिल से सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती हैं। ध्यान दें, इस वीडियो में डिस्कस किए हुए स्टॉक्स बस एक रिसर्च डिस्कशन है, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यू टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.